हार न मानने वाला विक्रम फिर एक बार पेड़ पर लटके हुए बेताल को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से शांति से कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है। तब विक्रम को किसी भी तरह से बोलने लगाना है, यह सोचकर बेताल विक्रम से कहता है, राजा, तुम राजा होते हुए भी उस चंदन के लिए जो नाग की भाषा नहीं जानता, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ये प्रशंसा की बात है। क्योंकि साधारण से शाही राजवंश शुक्रगुजार नहीं रहते। मैं सत्य कह रहा हूँ। इसके उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें वीरम नाम के एक वीर की कहानी सुनाता हूँ। 100 साल पहले गाँव में वीरम नाम का एक बेहद बलशाली और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, लेकिन वो पैसे वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वो किसी राजा के पास काम किए बिना अपनी कला के दम पर नौजवानों की चोरों से बचाव करता था, और ये बात शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। दोस्तों, आज कुछ भी करके हमारे हाथ से एक भी चोर बचकर नहीं जाना चाहिए। जैसे शेर को देखकर हिरन भागता है, वैसे ही हमें देखकर चोर भागना चाहिए। अगर आप हमारे साथ होंगे तो कोई भी चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे राजाओं को साधारण रूप में जंगली जानवरों का शिकार करना पसंद है, वैसे वीरम को चोरों का शिकार करना पसंद है। जंगल में सारे चोरों को खत्म कर देता है वीरम। साहसी वीरम की तलवार से सारे चोर संघर्ष करके अपनी बलि दे चुके हैं। बाकी के छोटे मोटे चोर दूसरे गांव चले गए। पीढ़ियों से वहां रहते आ रहे राजाओं से जो काम नहीं हो पाया, वह काम वीरम ने कर दिखाया। आम जनता को चोरों से छुटकारा दिलाने के लिए वीरम ने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन उसको अपनी प्रतिभा के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा ही मिली। काम पूरा करने के बाद वीरम अपने गांव जाकर रिश्तेदार न होने की वजह से जीवन अकेले व्यतीत करने लगा। उसके पास एक बावर्ची था जो उसे खाना बनाकर देता था और बाकी काम भी करता था। एक दिन वीरम अपने घर के सामने बैठकर खाने का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ एक मायावी आता है। उसे देखकर वीरम उससे कहता है कि आइए महोदय, आइए। आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं? सुनो वीरम, मैं यहाँ बहुत दूर गांव से आया हूँ, लेकिन जब से मैंने इस गांव में कदम रखा है, चाहे जिससे भी बात करूं, सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हो ना? फिर तुम्हारी कभी भी राजा बनने की इच्छा क्यों नहीं हुई? महाशय, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस आम जनता की मदद करने का सोचा है और बस वही करता हूँ। तुम किसी भी पदवी पर ना होते हुए भी आम जनता की बहुत मदद करते हो ना? अगर तुम्हें कोई पद मिल जाए तो जरा सोचो, तुम आम जनता की कितनी मदद कर पाओगे। यहाँ के सारे चोरों को खत्म करने के बाद मेरे पास एक भी काम नहीं है महाशय। उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं मैं राजा बन गया तो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं गरीब हूँ। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, आप ही बताइए। ठीक है, तुम अपने मन में बस राजा बनने की इच्छा रखो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर मैं तुम्हारी राजा बनने में मदद करूं तो ये बताओ, क्या तुम राजा बनने के पश्चात मुझे उचित उपहार दोगे? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं राजा बन जाता हूँ तो जो भी मेरी मदद करेंगे मैं उन्हें उचित उपहार जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम ये बात याद रखना, मैं तुम्हें खुद राजा बना दूंगा, लेकिन हर साल मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर आप मुझे राजा बना देंगे तो आपको 100 सोने के सिक्के क्या, मैं 1000 सिक्के देने को तैयार हूँ। लेकिन आपकी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं। तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं आऊँ हर एक साल मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। तो अगर तुम इस बात का मुझसे वादा करते हो तो इसके पश्चात मैं तुम्हारी राजा बनने में मदद करूंगा। लेकिन एक बार राजा बनने के पश्चात किसी भी सूरत में वो वादा नहीं टूटना चाहिए, ये याद रखना। तुम कहो मंजूर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वादा करता हूँ कि मैं राजा बनूंगा तो मैं हर एक साल बिना भूले आपको 100 सिक्के उपहार के तौर पर जरूर दूंगा। वीरम मायावी को वादा करता है और मायावी अपनी शक्ति से वहाँ से गायब होकर विंध्याचल की राजधानी के विंध्यापुर में आकर पहुँचता है। उस देश के राजा का उसी दिन सुबह देहांत हो जाता है, तो उस देश के सारे मंत्री अगला राजा कौन होगा ये तय करने के लिए सभा बुलाते हैं। इस तरह अचानक से हमारे राजा का देहांत हो गया है। अब उनका सिर्फ एक ही वारिस है, वो हमारे युवराज संजय। लेकिन उनकी उम्र बहुत छोटी है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसे देखते हुए उनके अतिरिक्त कोई भी राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं।
इसीलिए उन्हें राजा बनाकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को हम संभालेंगे। क्या विचार है आपका? ठीक उसी वक्त पर मायावी वहाँ पर प्रकट होकर ऐसा कहता है। उस राजकुमार को इस सिंहासन पर बैठाना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ से भागे हुए सारे चोरों के बारे में आपका क्या विचार है? आप लोगों का राजा एक नव युवक है, ये बात जानकर वो सब चुप नहीं बैठेंगे, पूरे शहर को लूटेंगे। आप कौन है महाशय? वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल उचित वक्त पर आकर हमें उचित सलाह दी है। आप बोल रहे हैं वो तो सच है, लेकिन हम आखिर उससे बचे कैसे? वो मैं बताता हूँ, जरा सुनिए। एक गांव में वीरम नाम का बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। उसका नाम सुनते ही कितने भी बड़े चोर क्यों ना हो, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि उस वीरम को किसी पद की इच्छा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे राजा के पुत्र के बड़े होने तक उस वीरम को इस राज्य के महाराज का पद दोगे तो वो इस राज्य का रक्षक बनकर रहेगा, और इसके बाद चोरों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, जनता भी आराम से रहेगी, और जब राजकुमार बड़े हो जाएंगे तो वो इस सिंहासन पर बैठ जाएंगे। क्या कहना है आपका? आपके विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन क्या वो वीरम इसके लिए सहमत होंगे? इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसे मनाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप तो बस अब राज अभिषेक की तैयारी कीजिए। फिर वहाँ मौजूद सारे लोगों को राजी करके उसी दिन शाम को मायावी वीरम को वहाँ लेकर आता है और राज अभिषेक करवाता है। उस देश के नियमों के अनुसार देश की महारानी उसकी पत्नी हो जाती है और राजकुमार वीरम का पुत्र हो जाता है। जैसे ही वीरम विंध्यापुर देश का राजा बन जाता है, उस देश की सीमा पर जो पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर छिपे सारे चोर वो इलाका छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। महाराज, आपका नाम सुनते ही हमारे राज्य में जितने भी चोर थे वो सब के सब भाग गए हैं, और हमारे शत्रु राजा भी आंख उठाकर नहीं देखते। अच्छी बात है, मेरे यहाँ रहने पर उनके अंदर ये डर बना रहना चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ आम जनता के लिए हैं, ताकि यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। वीरम बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मंत्रियों के साथ बैठकर राज कार्य करता है। बाकी के समय पर पत्नी और पुत्र के साथ दिन गुजारता है और अपना अकेलापन भूल जाता है। और ऐसे ही 1 साल पूरा गुजर जाता है। एक दिन वीरम राज दरबार में होता है, तब वहाँ मायावी अपना उपहार लेने आता है। महाशय, आप ठीक तो है ना? बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे प्रशासक के बारे में सुना है, आम जनता बहुत आनंद और खुशी से जी रही है, ये जानकर मैं आया हूँ। तुमने एक वादा किया था, उसे निभाना है, ये याद दिलाने आया हूँ। अरे रे, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तो आपसे वादा किया था। आपकी मदद से ही मैं आज यहाँ इस पद पर हूँ, इसीलिए मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। अच्छी बात है राजा, मुझे लगा अपना किया हुआ वादा भूल गए हो। अरे नहीं, मैं अभी आपको उचित उपहार देता हूँ, जरा ठहरिए। और फिर वीरम मायावी से अपना वादा निभाने के लिए सिपाही से 100 सोने के सिक्के मंगवाकर मायावी के हाथ में देता है। मायावी खुशी खुशी झोला लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सारा दृश्य देखने वाले सारे मंत्री एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। ये क्या है? राजा पर हर एक क्षण हम सब ध्यान देते हैं, जान ना पहचान ऐसे एक व्यक्ति को सोने के सिक्के कैसे दे दिए? ये क्या उचित है? आप सबका इस पर क्या विचार है? मायावी को 100 सोने के सिक्के दिए ये बात मंत्रियों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो आपस में बात करने लगे। लेकिन किसी में भी राजा को प्रश्न करने की हिम्मत नहीं थी, पर वीरम ने उन लोगों की बात सुन ली थी। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। क्योंकि वीरम बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता है, इसलिए उसे 1 और साल गुजरने का एहसास नहीं होता। जब मायावी राज दरबार में पुनः प्रवेश करता है, तब उसे एहसास होता है कि 1 साल गुजर गया है। लेकिन इस बार वो मायावी से कुछ अलग तरह से बात करता है। राजा, 1 साल और गुजर गया, इसीलिए जैसा तुमने वादा किया था, मैं अपना उपहार लेने आया हूँ। अच्छा, इस राज्य को संभालने के चक्कर में 1 साल कैसे बीत गए ये मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं आपको उपहार जरूर दूंगा। फिर से वीरम 100 सोने के सिक्के मंगवाता है और मायावी को दिलवाता है।
ये दृश्य देखकर मंत्रीगण फिर से बात करने लगते हैं, जो वीरम देख लेता है और फिर मायावी से कहता है कि महाशय, आप हर साल इस तरह से मत आइए। हो सके तो एक साल को छोड़कर यानी कि अगले साल आप आ जाइए। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जरा विचार करके एक बार देखिए। ठीक है राजा, अगले साल भी मैं इसी तरह यहाँ पर आऊंगा और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मायावी वीरम की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। मायावी का ऐसा व्यवहार देखकर वीरम को आश्चर्य होता है और जैसा उसने कहा था वैसे ही मायावी एक साल पूर्ण होने पर वापस आ जाता है। ठीक उसी समय वीरम मंत्रियों के साथ बात कर रहा होता है और किसी का भी मायावी पर ध्यान नहीं जाता है। राजा, अगर आप मेरे 100 सोने के सिक्के दे देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये क्या बात है? आप किसी भी वक्त यहाँ आ जाते हैं। हर एक चीज का अपना एक वक्त होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक साल को छोड़कर आप भले ही अगले साल आ जाइए, लेकिन आप अभी क्यों आ गए? मैं अपने खास काम में व्यस्त हूँ। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। उसे मना करने के बावजूद भी सारे मंत्रियों के बीच बैठे थे तब भी अपना उपहार मांगता है। इस वजह से वीरम को मायावी पर बहुत क्रोध आता है। वहाँ मौजूद एक मंत्री मायावी से कहते हैं कि राजा ने कहा था ना कि मत आना, फिर भी हर साल उपहार के लिए राजा का गला पकड़ने चले आते हो। ये उचित है क्या? बताओ। महाशय, आपका ये व्यवहार मुझे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। आप मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको उपहार देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, फिर कभी आइएगा। हाँ हाँ महाराज, अगर आप ऐसे ही प्यार से बात करते रहेंगे तो ये लोग ऐसे ही चने के झाड़ पर चढ़ते रहेंगे। सख्ती से पेश आइए। ऐसी बात नहीं है महाराज, मैं जो कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए। हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। जाओ और यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। ये तो तुम्हारा नसीब है कि हमारे महाराज इतने अच्छे हैं, वरना अब तक तो तुम्हें मृत्यु दंड मिल गया होता। इस तरह लोगों के बोलने पर भी मायावी जरा भी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन वीरम की आंखों में एक टक देखते रहते हैं। सभी के बोल लेने के बाद वो वीरम के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसे मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और अगर आप उस प्रश्न का जवाब दे देंगे तो मैं यहाँ बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है, पूछिए। अगर आप यहाँ से जाने वाले हैं तो आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा, जब मैं आपसे पहली बार मिलने आपके घर पर आया था, आपको वो बात याद है क्या? इसका जवाब दीजिए। याद क्यों नहीं होगा? मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। तब मेरा बावर्ची खाना बना रहा था और मैं खाने का इंतजार कर रहा था। इस बात को तो मैं अब तक नहीं भूला हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझसे मिलने आए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ था कि उस वक्त वीरम उस दिन जो भी हुआ था वो सब याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद राज्यसभा में कोई आवाज सुनाई ना देने पर धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी राज दरबार नहीं था। चारों ओर जो मंत्री थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। उसी तरह वहाँ पर जो मायावी मौजूद था वो भी वहाँ नहीं था। वो अकेला अपने पुराने घर में था। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके घर से बाहर निकलकर बावर्ची आता है और कहता है, साहब, खाना तैयार हो गया है। अगर आप जल्दी से आ जाएंगे तो मैं परोस दूंगा। राजा, अब बताओ, सबसे पहले वहाँ क्या हुआ था? अचानक से वीरम का राजघराना गायब क्यों हो गया और किस वजह से वीरम उस मायावी से प्रभावित हुआ था? बताओ मुझे। उस मायावी को 100 सोने के सिक्के दूंगा, ऐसा कहने पर भी उस दिन वीरम उस मायावी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्या वीरम की बुद्धि पहले से ही ऐसी थी या फिर इस राजपाट ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था? अब जो सवाल मैंने तुमसे किया है, अगर तुम उसका जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बताता हूँ बेताल, बताता हूँ। वीरम की बुद्धि हमेशा से ही बुरी तो नहीं थी, क्योंकि वो जीवन भर लोगों के कल्याण के लिए ही काम करता आ रहा था। और गलती राजलोक की भी नहीं है, क्योंकि मायावी ने ही उसे राजा बनने के लिए कहा था। इसके पहले वीरम के अंदर किसी भी पद को लेकर कोई लालसा नहीं थी, इसीलिए उसे किसी भी पद की लालच नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए इस तरह के इंसान की राजा बनने के बाद
बुद्धि बदल जाना कहना उचित नहीं, और अगर बदलना होता तो राजा बदलने की शुरुआत में ही उसकी बुद्धि बदल जाती। लेकिन वीरम के अंदर ये बदलाव दिन बीतते बीतते ही आए। इसके पीछे कारण उसके चारों ओर मौजूद मंत्रीगण थे। वीरम सहज रूप से स्वार्थी इंसान नहीं था, लेकिन उसके आसपास के लोगों की बातों ने उसे बदल कर रख दिया। उसके सारे के सारे मंत्री स्वार्थी थे, निंदनीय थे। इसी वजह से बुरे वक्त में उसे राजपाट सौंपने वाले उस मायावी को 100 सिक्के देना भी राजा के लिए पहाड़ काम बन गया। सच कहूँ तो उस राज्य में जो राजा की कमी थी उसे वीरम ने बहुत अच्छी तरह से निभाया था, लेकिन उसे वहाँ लाने वाला मायावी ही था। परंतु मंत्रियों ने उसका आभार नहीं माना और वीरम का राजपाट सब चला गया। उसका जो भी नुकसान हुआ उसका कारण मंत्रीगण है, ना कि मायावी या वीरम। वाह, क्या बात है विक्रम, क्या बात है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन तुम शायद एक बात भूल गए। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें बोलना पड़ता है, और अब मैं फिर से तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, तो मैं चलता हूँ। इस तरह से बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।